नमस्कार। सत्य हिंदी पे आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके पास लेकर के आए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जिसको नजरअंदाज किया गया जानबूझ के गोदी मीडिया द्वारा और इसको बहुत ही अंडरप्ले किया गया क्योंकि ये दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उनके स्टार 5 स्टार कैंपेनर हैं, वो कह कह के ये नहीं थकते कि उन्हें कितना लगाव है पिछड़ों से, दलितों से। लेकिन जो हकीकत है वो इस अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, उसमें आप देखिएगा कि क्या हो रहा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कन्नौज जहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, देखिए वहां क्या एक बड़ा स्पेशल मंदिर है जिसमें वो पूजा करने गए और ये पूजा कर रहे हैं अखिलेश यादव। और इसके बाद जो हुआ वहां, क्योंकि अखिलेश यादव वहां पूजा करने गए थे तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने वहां पूरा मंदिर धुलवाया। धुलवा करके वहां पर देख रहे हैं पानी से जाल के वाइपर से साबुन से मंदिर धुलवाया गया और वाइपर से धोया जा रहा है। ये सब कुछ हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के कान में जू नहीं रहेंगी। बड़े जश्न के साथ मना रहे हैं ये बात और इन्हें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि क्योंकि अखिलेश यादव वहां गए थे तो मंदिर अपवित्र हो गया। ये क्या बताता है आपको हम कौन से दौर में रह रहे हैं, किस दौर में रह रहे हैं। ये वापस उस जमाने में हमको ले जा रहे हैं जब अनटचेबिलिटी हुआ करती थी इस देश में, जिसको कि महात्मा गांधी ने रिमूव किया। और महात्मा गांधी से ये भी एक वजह रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार वाले लोग नफरत करते थे और अंतिम अंत में उनको इस दुनिया से उठा दिया उन्होंने। ये आज की डेट में ये हरकत करना, पहले भी उस जमाने में होता था कि कोई भी जिन्हें ये लोअर कास्ट कहा करते थे, नीची जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश मना था और मंदिर में प्रवेश के लिए प्रिविलेज लोग ही जा सकते थे, उच्च जाति के। और भारतीय जनता पार्टी जैसा आप सब जानते हैं हमेशा से सवर्णों की पार्टी रही है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ने उनको मजबूर कर दिया कि भाई इनको भी लपेटें घरें और उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। प्रधानमंत्री ने अपने आप को पिछड़ा भी डिक्लेयर कर दिया इसलिए कि उन्हें वोट मिल जाए और मिले वोट। यहां तक कि दलितों का भी वोट पिछले चुनाव में उनकी तरफ काफी कुछ ड्रिफ्ट हुआ। और दलितों की जो सबसे बड़ी नेता कही जाती है, अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम नेता, मायावती, उन्होंने तो अपने हथियार ही डाल दिए उनके सामने। और सबसे ज्यादा उनको जो जैसे कहा जाता है कि मायावती को दलितों से कम प्रेम है, दौलत से ज्यादा प्रेम है। और अभी आपने देख भी लिया है उनका रवैया। सब जानते थे कि मायावती टीम बी है बीजेपी की, और अब उन्होंने कल जो किया, अपने उस भतीजे को जिसको उन्होंने अपना हेयर डिक्लेयर किया था, अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया था, आकाश आनंद, कल उसको हर जगह से निष्कासित कर दिया, उसको हर पद से हटा दिया। क्यों? क्योंकि उसने जाने अनजाने में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर दी। आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है इस देश में। बहन जी को तो पहले से एक्सपोज थी, अब ठप्पा लग गया इस बात का कि उन्हें बीजेपी के पीछे पीछे ही चलना है, गुलामी करनी है, क्योंकि दौलत अपनी सेव करनी है। अब ऐसे में जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ हुआ है, यह दर्शाता है कि इनका क्या रवैया है। आज भी पिछड़ी जाति के लोगों पे, नीची जाति के लोगों पे, दलितों पे आप सोचिए और कितनी बुरा इनका नजरिया होगा। इसी पे आज हम एक खास वार्ता करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो इन इश्यूज पे, जिनकी बहुत अच्छी स्टडी है, एकेडमिशियन है, कोई जाना पहचाने चेहरा है। इनको वैसे तो किसी प्रकार के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर रविकांत लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और अपनी बात बड़ी खुल के रखते हैं और जातियों पे, खासतौर से जो डाउन ट्रॉडन कास्ट हैं, उनके ऊपर इनकी बहुत डिटेल्ड बड़ी अच्छी स्टडी है। तो प्रोफेसर रविकांत, स्वागत है आपका सत्य हिंदी पे। हम आपसे समझना चाहते हैं जो भी आपको हमने विजुअल दिखाया, जिसको कि गोदी मीडिया ने बिल्कुल अंडरप्ले कर दिया या ब्लैकआउट कर दिया, कि आप देखिए इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए और कहीं से कोई आवाज नहीं उठी। ये भी नहीं कि आफ्टर थॉट हो कि बाद में भाई होश आ जाए।
और बड़े नेता जो हैं कुछ बोले कि नहीं ये हमारे लोगों ने गलती करी और ये किया, कुछ कुछ नहीं। ये कंफर्म करता है इस बात को कि नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी कितना ज्यादा एंटी बैकवर्ड, एंटी दलित है। तो प्रोफेसर रविकांत, आपको क्या लगता है कि ये जो है ये रवैया क्यों अपनाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसे टाइम पे जब इलेक्शन सर पे हो और भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है? शरद जी, ये बेहद अफसोसनाक है कि जब भारत का संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन जो वर्चस्वशाली लोग हैं, जो सामंती लोग हैं, जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, वो आज भी उसी सोच से संचालित हैं। उनके भीतर कोई बदलाव नहीं आया। गांधी ने अपना पूरा जीवन दे दिया इनका हृदय परिवर्तन कराने के लिए, और आखिरी में गांधी की ही हत्या कर दी गई। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, और आपने अपने इंट्रो में भी कहा था, गांधी को इसलिए नहीं मारा गया कि वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का दबाव डालते थे। गांधी को इसलिए मारा गया क्योंकि गांधी इस देश में समता के समर्थक थे। वो अछूतों का अपनी तरह से उद्धार करना चाहते थे। वो डिफर थे डॉक्टर अंबेडकर से। और ये मैं इशारा इसलिए भी कर रहा हूं कि जो पहला अटैक हुआ है गांधी पर, गांधी 6वें अटैक में मारे गए। पहला अटैक तब हुआ था जब गांधी ने मंदिर प्रवेश का आंदोलन शुरू किया था दलितों का। लेकिन आज का जो घटनाक्रम जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये शायद परसों का घटनाक्रम है। जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, ये मीडिया शायद अभी तक संविधान को समझ ही नहीं पाया, या ऐसे लोग वहां पर बैठे हुए हैं जो उसी मानसिकता से लैस हैं जो आज सत्ता में है। इसलिए वो एक भी ऐसे इंसिडेंट को नहीं उठाते हैं जिससे इस देश में संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों का प्रचार प्रसार हो। तो उन्हें तो अपने आका की गुलामी करनी है। लेकिन यहां जो चल रहा है, और अखिलेश यादव पर कोई पहली बार नहीं हुआ, ये इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री आवास 9 कालिदास मार्ग, उसको भी तो 5 कालिदास मार्ग को भी धोया गया था जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे थे। और उस समय योगी आदित्यनाथ जब उस घर में प्रवेश करने जा रहे थे, उसके पहले तमाम साधु संतों ने गंगा जल से धोया था उस मकान को। तो ये कोई आज की बात नहीं है। वे आज भी अखिलेश यादव को अहीर ही मानते हैं। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी निगाह में ये अहीर है, शूद्र है, और इसीलिए इनका रहना, इनका मंदिर में पूजा करना, ये उस मंदिर को अपवित्र करता है। ये उसी मानसिकता के लोग हैं, और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन ये भी है कि कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि भाई अखिलेश यादव को ऐसा क्या है कि बार बार मंदिर जाते हैं। जो पूरा अम्बेडकराइट मूवमेंट रहा है, उसमें तो ऐसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत की मनाही है। अब छोड़ दीजिए, जो हमारा नहीं हो सकता हम उसके कैसे हो। लेकिन बावजूद इसके जिसकी आस्था है, जो पूजा करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरे समाज पर वर्चस्व अपना बनाए रखना चाहते हैं, जो उन तमाम परंपराओं को आज भी ढोना चाहते हैं, और उनकी निगाह में अखिलेश यादव शूद्र है, और इसलिए इन्होंने ये काम किया है। आप सोचिए रवि जी, अगर ये एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, जो एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष भी है, मुख्यमंत्री रह चुका है, अगर उसके साथ इस तरीके का बर्ताव कर सकते हैं, तो अगर वहां पे आम दलित या आम पिछड़े वर्ग का व्यक्ति पहुंच जाएगा तो क्या होगा उसका? नहीं, अब आपने आम की बात की, मैं पहले खास की बात कर लेता हूं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इसी कानपुर देहात से आते थे। राष्ट्रपति वो बनाए गए क्योंकि वोट चाहिए था उनको। उत्तर प्रदेश में कोरी और वहां गुजरात में जो कोली है उसका वोट चाहिए था। तो आपने राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन राष्ट्रपति जो नेशन हेड है वो 3 मंदिरों में प्रवेश नहीं कर पाता है। पुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है उसे। जब वो भुवनेश्वर पहुंचते हैं तो उस मंदिर का पुजारी ताला लगा करके रफू चक्कर हो जाता है, क्योंकि एक दलित आकर के अगर पूजा करेगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। तो एक राष्ट्रपति के साथ जब ये कर सकते हैं और कोई एक्शन नहीं है,
कोई एक्शन नहीं हुआ। संविधान ने एबोलिश कर दिया आर्टिकल 17 के तहत, अस्पृश्यता का अंत हो गया, लेकिन दिमाग से अभी इनका नहीं मिटा है। इनके दिमाग में अभी भी, चाहे वो राष्ट्रपति हो जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो जाए, आज भी उनके निगाह में वो शूद्र है, वो दलित है, वो अछूत है, और इसीलिए ये निरंतर चल रहा है। आखिर चलेगा कब तक, सवाल ये है। और आम व्यक्ति की आपने बात की, तो मंदिर तो छोड़ दीजिए शरद जी, अगर वो मूंछ रख लेता है तो उसकी मूंछ काट दी जाती है, अगर वो उजले कपड़े पहन लेता है तो उसके मुंह पर पेशाब की जाती है, कहीं उसका बोनस तोड़ने के लिए, शादी में अगर घोड़े पे बैठ जाता है तो उसको उसकी पिटाई उतार दिया जाता है। और हद तो तब हुई जब गुजरात में एक आईपीएस चुना गया नौजवान अपनी बारात में घोड़ी पर चढ़ने के लिए बाकायदा पुलिस फोर्स लेकर के जाना पड़ता है। ये इस देश के हालात है। ऊना में क्या हुआ था, मरी हुई गाय की खाल खींचने के सोकॉल्ड आरोप में उन नौजवानों की खाल खींची गई। ये हाथरस में क्या हुआ था, वो वाल्मीकि समाज की बेटी का बलात्कार हुआ, बाद में उसकी मौत हुई, और ये जो सामंती लोग थे वो क्या कह रहे थे कि वो लड़की ही गड़बड़ थी। हाँ, बिल्कुल, पुलिस न्यायप्रिय लोग नहीं है। और वो ठाकुर लड़के थे, सबको छोड़ बरी हो गए, सब बरी हो। ये व्यवस्था आखिर कब तक चलती रहेगी, ये सबसे बड़ी विडंबना है, और ये सोच से अभी तक ये नहीं उबर रहे हैं। उसकी वजह है कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो मीडिया जैसा तंत्र है, या जो न्याय व्यवस्था है, उस पर भी सवाल उठते हैं। वहां पर जो लोग बैठे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सोच है। वो अभी तक संविधान के अनुसार उस सोच को डेवलप नहीं कर पाए हैं कि इंसान को इंसान समझना है, उसकी और जो दीगर पहचाने हैं वो और दूसरे संबंधों के लिए हैं। लेकिन संविधान सबको बराबर दिखाता है, संविधान बराबर का दर्जा देता है, लेकिन इन्हें इंसान नहीं, इंसान की जाति से पहचानना है, इंसान के कहिए रूप रंग से पहचानना है। ये इस तरह के लोग हैं। उसकी वजह ये है कि जो परंपरा चली आ रही थी अभी इससे उबरे नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि अंबेडकर और गांधी दोनों की जरूरत थी, और अभी और ज्यादा जरूरत है, तभी ये कहीं मानसिकता दूर हो पाएगी। और अभी तो आपने सुना होगा जब प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ये बात चर्चा आई कि पहले तो बोलते थे हम संविधान बदल देंगे, 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे, जब ये बात इन्हें उल्टी पड़ी, जब लोगों में मैसेज ये जाने लगा कि ये तो आरक्षण ही खत्म कर देना चाहते हैं, तब इन्होंने उल्टा वार कर दिया कांग्रेस पे कि कांग्रेस करना चाहती है, हमारे रहते हुए संविधान बदल नहीं सकता, चाहे अम्बेडकर, आप देखिए जो भाषा बोली गई कि अम्बेडकर भी जमीन पे उतर आए तो वो भी मेरे मोदी के रहते हुए संविधान नहीं बदल सकते। मतलब ये तो सबसे बड़े हैं ना, अम्बेडकर से भी बड़े हैं। इसमें कितना अहंकार है, और आपने सही इशारा किया। ये तो वो लोग हैं जो पहले दिन से अम्बेडकर का विरोध करते रहे। संविधान सभा में कितना विरोध किया गया, रामराज परिषद के द्वारा, हिंदू महासभा के द्वारा, और जब संविधान बन करके तैयार हुआ तो ठीक 3 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर में जो लिखा गया, आरएसएस का मुखपत्र था कि ये संविधान हमको स्वीकार नहीं है क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं। तो दरअसल ये मनु स्मृति को लादना चाहते, और इसीलिए इन्होंने कहा कि 400 पार हमको चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। ये खुल करके बोलना चाहिए कि हमें मनु स्मृति को लादना है, लेकिन ये भूल गए हैं कि आजादी के इतने समय के बाद लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई है, और जो दलित तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो महिलाएं हैं, वो अब अपने अधिकारों को समझने लगे, और इसलिए ये हिम्मत नहीं है। और यही वजह है, आप देख रहे होंगे कि ये चुनाव एकदम से उलट गया है। उसकी मूल वजह वही है, संविधान को बदलने की इनकी इच्छा। जो बीजेपी के कई नेता, अरुण शौरी ने क्या क्या बोला था बाबा साहब के बारे में, कि वो थर्ड डिविजनर थे, फॉल्स गॉड थे, उन्होंने संविधान लिखा ही नहीं, ये तक लांछन लगाए गए। करपात्री तो अंबेडकर के बारे में कह रहे थे कि एक अछूत के द्वारा लिखे गए संविधान को हम नहीं स्वीकार करेंगे। इन्होंने कब बर्दाश्त किया है? आज भी रह रहे करके उसी मानसिकता को ये परिचय दे देते हैं, और ये बताते हैं कि नहीं साहब, बीजेपी हो, आरएसएस हो, या और जो हिंदूवादी संगठन है, वो मनुवादी मानसिकता के हैं, भले ही कुछ भी बोलते रहे। और यही पूरी उनकी जो संरचना है नरेंद्र मोदी जी की, वो तो आरएसएस के प्रचारक रहे।
उसी बिल्कुल, बिल्कुल। माइंडसेट से है, इसलिए उन्हें डॉक्टर अंबेडकर पर भी इस तरह की बात कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई शर्म नहीं। और अपने आप को दलित डिक्लेयर करने में भी उनको जब फायदा मिल रहा होता है तो अपने आप को भी दलित बना, वो पिछड़ा बना देते हैं। वो पिछड़ा भी बना सकते हैं, दलित भी बना सकते हैं। मैंने एक दिन गूगल पर सर्च किया कि भारत का सबसे बड़ा दलित लीडर, पता लगा हाँ। सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा था। ये सब अरे! चीजें चलती हैं। अब हाँ। पिछड़ा तो उन्होंने बना ही दिया, हाँ, कागजों में हाँ। भी पिछड़ा बना दिया, कागजों लेकिन में पिछड़े के नाम पर आपने क्या किया? पिछड़ों का हित तो कहीं ये किया किया, नहीं। ये किया कि अगर पिछड़ा चला जाए मंदिर में तो मंदिर को धो। और एक चीज मुझे अभी दिमाग में आ रही है प्रोफेसर रवि खान, कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम इस बात को बार बार पूरे विपक्ष को गरियाती है, तरह तरह की संज्ञा देती है कि वो 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा में, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। और बार बार अखिलेश यादव का तो नाम ले लेकर के कहते हैं, और राहुल गांधी का, कि ये एंटी हिंदू हैं, क्योंकि ये वहां, और टीवी चैनल्स भरे पड़े हैं जहां यही बात कही जाती है कि ये क्योंकि मोदी की बताई हुई तारीख पे ये वहां मंदिर नहीं गए, मोदी के फंक्शन में नहीं पहुंचे, तो ये एंटी राम हो गए। अगर यही चले गए होते 22 तारीख को, तो इनके साथ क्या सलूक होता, कभी अभी मुझे अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था, मैं इमेजिन करने लगा क्या सलूक किया जा सकता था इनके साथ। जब ये रवैया है तो क्या पूरा राम मंदिर फिर से बनाया जाता? नहीं नहीं, उन्हें मालूम था कि ये नहीं आएंगे, वो चाहते थे कि नहीं आए। हाँ। दरअसल जो राम मंदिर है वो पॉलिटिकल एजेंडा है। हाँ, बिल्कुल। अब अखिलेश यादव खूब पूजा पाठ करते हैं, हाँ। और इस देश में करोड़ों लोग आस्थावादी हैं। भारत का जो संविधान है वो सबको आस्था अभिव्यक्त करने का अवसर देता है, कहीं कोई मनाही नहीं है। भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है वो एकदम अलग है, सर्वधर्म समभाव उसमें है। तो और ये निजी मसला है, इसको राजनीति का हथियार नहीं बनाया जाए, ये संविधान सीधे तौर पर कहता है, और चुनाव जो आचार संहिता है वो भी कहती। आज तो बड़ी बेशर्मी के साथ नरेंद्र मोदी से लेकर के सारे बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि साहब मंदिर में नहीं गए। अरे मंदिर में जिसको जाना होगा उसको अपनी आस्था के अनुसार जाएगा। आज सुविधा नहीं होगा तो कल जाएगा, आज समय नहीं होगा परसों जाएगा। आप कौन ठेकेदार हैं क्या कि हम आपके कहने पर चलेंगे? यही मनुस्मृति की मानसिकता है, हम जो कहें वही सही, अदरवाइज नहीं। जो इस मंदिर में नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपने ठीक कहा कि वो राम मंदिर में कैसे बर्दाश्त कर सकते, और वहां पे ये तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तमाम महिलाएं कह रही हैं कि साहब हम उस मंदिर में कैसे चले जाएं, जब हमारे पड़ोस का मंदिर बंद कर दिया गया। कानपुर से एक मैं रिपोर्ट देख रहा था। आप लोगों को वोट हासिल करने के लिए तो ले जा सकते हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से, लेकिन जब बारी आएगी उनकी अपनी पूजा पाठ, जहां मोदी जी पहुंच जाते हैं वहां क्या रामनाथ कोविंद पहुंच जाएंगे? वो चौपाल साहब पहुंच जाएंगे जिन्होंने पहली ईंट रखी थी। माननीय राष्ट्रपति जी, उनको क्यों नहीं लेके गए? आप जिन अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं, सोनिया गांधी पर सवाल उठा रहे हैं, नए संसद बनने पे भी नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया आपने, क्यों नहीं बुलाया? तो ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा है। इसका मुझे लगता है कि धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आस्था से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना वोट से है, इसका लेना देना चुनाव से है, और इन्हें अपनी आइडियोलॉजी थोपनी है। इसलिए इन्होंने तिरंगे का जो अपमान किया था 22 जनवरी को, ठीक 26 जनवरी के 4 दिन 3 दिन पहले आपने पूरे देश को भगवामय बनाया था। मैं उसे उसी रूप में देखता हूं। शरद जी, जब राष्ट्रध्वज पर चर्चा होनी थी, और राष्ट्रध्वज समिति के मेंबर अंबेडकर थे। जब वो दिल्ली से गए थे बंबई, और बंबई से जब वापस लौट रहे थे तो एयरपोर्ट पर 3 हिंदू महासभाई पहुंच गए थे, और अंबेडकर से उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं, आप इस समय राष्ट्रध्वज पर बात होगी तो जरा भगवा की बात करिएगा। बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा था, एक महार के बेटे से चाहते हो कि वो भगवा को राष्ट्रध्वज बनवाए? आप ये समझिएगा, आपने जिसको हजारों साल तक जिस समाज को प्रताड़ित किया, आप उसके एक बेटे से चाहते हो कि भगवा राष्ट्रध्वज बने? आपने तिरंगे का लगातार अपमान किया, कब नहीं? 40 साल तक तो आपने आरएसएस के कार्यालय पर उसको नहीं फहराया, और सबसे बड़ा अपमान तो यह कि रेपिस्ट और का आरोपी है उस पर लपेट दे रहे आप। लगातार तिरंगे का आप अपमान कर रहे हैं।
ये इनकी मानसिकता में भगवा ध्वज है, मनुस्मृति है, और दलितों और शूद्रों के साथ, पिछड़ों के साथ ये चाहते हैं कि हम इतना अत्याचार अन्याय करें कि वो गुलाम बन करके रहे। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये देश आजाद हो चुका है, एक संविधान है, डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी है, और इस देश का दलित और पिछड़ा आदिवासी, देखिए कितना गुस्से में आदिवासी इस समय। दलित का तो हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे वो दिख रहा है, लेकिन आदिवासियों का आप झारखंड में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए कि एक केवल इनका मुद्दा कि हम साहब संविधान बदलना चाहते हैं, वो इनको बदलने के लिए उतारू हैं इस समय। ना वो धूप देख रहे हैं, ना वो पुलिस की लोल लाठियां देख रहे हैं, वो अपना वोट देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये उनको पहली बार मिला और ये भी खत्म करना चाहते हैं संविधान बदलने के जरिए, वोटिंग राइट खत्म करना चाहते। इसका खामियाजा उनको, इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी और मोदी को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। डेफिनेटली उसका तो भुगतना ही पड़ेगा। अखिलेश यादव अभी इस बात को कह नहीं रहे कायदे से, उनको तो इसे मुद्दा बनाना चाहिए, और लोगों को भी, जैसे आपने कहा कि गोदी मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया, अगर इसकी चर्चा हो जाती तो नरेंद्र मोदी पांव नहीं रख पाते। लेकिन उनको कोई शर्म लिहाज नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पिछड़ा माफ नहीं करेगा, आज भी अगर आप उसे शूद्र समझते हैं तो वो माफ नहीं करेगा। और ये जो है, ये साफ दर्शाता है, प्रोफेसर रविकांत ने जो बात कही, ये बहुत ही पते की बात है कि इस चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो सवर्ण मानसिकता है, जो दूसरों को मंदिर न जाने की हिदायत देता है, इजाजत नहीं देता है, वो इसका खामियाजा इस चुनाव में इन्हें भुगतना पड़ेगा। और समय ज्यादा नहीं है, आने वाला है, पता लग जाएगा। और मोदी जो गरज गरज के चिल्लाते हैं कि वो तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार, ये इसका 4 जून को इसका जवाब बहुत खूबी मिलेगा, जब ये पता लगेगा कि यहाँ की जो जनता है, यानी कि जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ ये सलूक किया जा रहा है, वो इसका जवाब निश्चित रूप से देंगे। बस ये जरूरी है, जैसा कि प्रोफेसर रविकांत ने भी कहा, कि विपक्ष को इस मामले को खूब भरपूर कोशिश करके उठाना चाहिए, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया ना उसको जो उजागर होने दे, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको लेकर के इनको आगे चल करके बढ़ना चाहिए, तभी इसका सही जवाब मोदी के मुंह पे पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रविकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।